खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां ऑपरेशन दोस्त को पूरा कर तुर्की से लौटे एनडीआरएफ टीम का जोरदार स्वागत 11वीं बटालियन के मुख्यालय पर किया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु व वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने उनको सम्मानित किया, तो वहीं एनडीआरएफ के जवानों ने पुष्प वर्षा करके उनको सम्मानित किया। देखिए ये रिपोर्ट वाराणसी से, ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश स्टेट मीडिया। देखिए एक्सपीरियंस अब बहुत अनूठा था ये। पूरा शहर जहाँ ख़त्म हो चुका था, हम ऐसी जगह पर गए थे और काम करने को बहुत कुछ था वहाँ, और हमारे एक्सपीरियंस्ड लोगों ने वहाँ बहुत मेहनत की और अल्टीमेटली हमने 2 ज़िंदगियाँ बचाई और 80 से ज़्यादा लोगों की हमने बॉडीज़ निकाली। परिस्थितियाँ बहुत विषम थीं, विपरीत थीं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी काम किया तो इससे बड़ा अच्छा लगा हमें। और वहाँ हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वहाँ हम अपने भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी मादे के साथ हमने वहाँ काम किया। देखिए, एक तो जैसा कि पहले बताया गया कि टेम्परेचर ऑलरेडी -9, -6, -7 ऐसे फ्लक्चुएट करता था। भाषा का बैरियर था वहाँ। हम अगर अंग्रेज़ी में किसी से कम्युनिकेट करें तो वहाँ किसी को समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो टर्किश जानते थे। तो इसके लिए फिर हमें इंटरप्रेटर की मदद लेनी पड़ी या फिर गूगल ट्रांसलेटर से हम काम चलाते थे। और इसके अलावा वहाँ रहने में दिक्कत, क्योंकि सारे मकान गिर गए थे तो लोग सड़क पर आ गए थे। जहाँ भी हम जाएं वहाँ ट्रैफिक जैम, क्योंकि लोग या तो शहर छोड़कर जा रहे हैं या मदद देने के लिए आ रहे थे। तो चारों तरफ कियोस्क का माहौल था, लेकिन वैसे माहौल को दरकिनार करते हुए हमने काम किया, ये अच्छा लगा। मैं एक एक करके बताता हूँ। जब हमें प्रधानमंत्री जी ने बुलाया तो उन्होंने 2-3 प्रश्न ये पूछे कि भाई वहाँ कैसा लगा या लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था, लोगों ने आपको क्या कहा। तो हमारे में से कई लोगों की कहानियाँ हैं, जिसमें कि 1-2 थी कि लोग बहुत थैंकफुल थे वहाँ के, मतलब वो बड़ी सम्मान की नज़र से हमें देख रहे थे कि भारत देश से कोई आया है उनकी सुरक्षा करने के लिए, और इस चीज़ के लिए वो बहुत खुश थे। दूसरी चीज़ उनके मतलब वो कैसे रह रहे थे, उन्होंने और क्या कहा, बहुत बारीकियां प्रधानमंत्री जी ने पूछी, जिनका हम लोगों ने उत्तर दिया। कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया वहाँ पे? 2 लोगों की जानें बचाई गई और 80 से ज़्यादा बॉडीज़ निकाले गए थे। अपना नाम और परिचय बता दें। अभिषेक कुमार राय, डिप्टी कमांडेंट। सर, पूरे दिन थकने के बाद आप अपनी दिनचर्या कैसे करते हो पूरे दिन थकने के बाद? देखिए, वहाँ हम किसी कार्य और किसी उद्देश्य से गए थे। शारीरिक थकान तो होती है, क्योंकि रात को जब 12 बजे हम कंटिन्यूसली जर्नी करके वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद फिर हमें बता दिया जाता है कि आपको एक वर्क साइट पे काम करना है। फिर बिना आराम किए फिर आप कंटिन्यूसली काम करें, लेकिन शाम को जब आपको कोई रिज़ल्ट। वाराणसी की 11 एनडीआरएफ की इकाई को तुर्की में भूकंप में रेस्क्यू राहत के लिए भेजा गया था, और वही टीम सफलतापूर्वक अपना कार्य करके वापस वाराणसी आई है। उसी का नागरिक अभिनंदन और आज यहाँ पे यूनिट में अभिनंदन इस पूरी टीम का किया गया है। 51 सदस्य और यहाँ के 2 श्वान, उन सबको स्वागत करते हुए सभी को गर्व की अनुभूति हो रही है कि वाराणसी की टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चयनित करके तुर्की में भेजा, और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है, जिसके अंतर्गत पूरा विश्व एक परिवार है, उस भावना को दर्शाते हुए देश के लिए ये लोग जाके दूसरी जगह काम करके आए और सफलतापूर्वक वापस लौटे। इससे काशी का नाम हुआ है, वाराणसी का नाम हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का नाम हुआ है। इसलिए ये सफल अभिनंदन का कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया, और उसी के साथ यहाँ स्कूली बच्चे और हमारे सम्मानित नागरिकगण, साथ ही साथ माननीय मंत्रीगण उपस्थित थे, ताकि ये दर्शाया जा सके कि जो देश के लिए ये लोग काम करके आए हैं, इससे हम सारे सामान्य नागरिक भी प्रेरणा लें और देश का नाम ऊँचा उठाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। सर, रेस्क्यू के दौरान आप किस तरह का आश्वासन दे रहे थे फोन कॉल के जरिए? हम यही आश्वासन दे रहे थे कि अपना खाने पीने का ध्यान रखें, रोटेशन में अपना रेस्ट करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम करके वहाँ के जो लोग हैं, हमको तो हममें यही रहता था कि शायद कोई वहाँ पर जिंदा व्यक्ति मिल पाए, और क्योंकि गोल्डन आवर और ये सारी जो हमारी चीज़ें होती हैं कि जितना देरी होगी उतना ही जीवित व्यक्तियों के निकलने का जो मौका है, जो चांस है, वो कम हो जाता है। तो मोटिवेशन के लिए ये रखते थे कि जो इस तरीके का प्रतिकूल मौसम है उससे बचाव करके रखें, समय समय पर रेस्ट लेते रहें और सावधानी से काम करें, क्योंकि वहाँ पर आफ्टर टाइमर्स भी आ रहे हैं।
यानी कि छोटे छोटे उसमें अपनी भी जान जोखिम में जा सकती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को बार बार दोहराते थे इस बटालियन के कमांडर होने के नाते, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हमारे जितने लोग यहाँ से गए हैं वो पूर्ण सुरक्षित होकर आएँ और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करके आएँ, अपने देश का नाम रोशन करें। टीम वापस आई, प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया, क्या कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या कुछ मनोबल? उस विषय में जो मेरे साथी थे वो आपको विस्तार में बता चुके हैं, बट संक्षेप में सार यही था कि उन्होंने हर एक व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करके उन छोटी छोटी बारीकियों का ज्ञान लेना चाहा, बारीकियों को अध्ययन करना चाहा और उनसे ये पूछना चाहा कि अगर हम कहीं किसी चीज़ में कम है तो हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली कोई और आपदा है तो उसको और कैसे अच्छे से अच्छा तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जो ये कार्य करके आए हैं उसका मनोबल बढ़ाया, जिससे कि उस ऊर्जा के साथ में जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है हम और आगे बड़े से बड़ा कार्य कर सकें। सर, आपकी टीम में एक डॉगी है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, दिल्ली में भी उनके साथ प्रधानमंत्री जी जिक्र कर रहे थे जी। किस तरह का ट्रेनिंग देते हो? ट्रेनिंग, ये एक जो ट्रेनिंग हमारी है ये सारे स्निफर डॉग्स होते हैं, इनकी विशेष रूप से इस तरीके की आपदाओं में जो आवश्यकता पड़ती है उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग कराई जाती है और समय समय पर अगर कोई और इस तरीके की आवश्यकता महसूस होती है कि हमको इनको इस चीज़ में भी ट्रेन करना है तो हम उस चीज़ की समय समय पर ट्रेनिंग बदलते भी रहते हैं। लेकिन जो मूल रूप से जो संरचना है ट्रेनिंग की वो बेसिक ही है और स्निफर डॉग्स ही हैं और इनका जो हैंडलर होते हैं वो इनके जन्म से लेके और इनके मृत्यु तक लगभग एक ही हैंडलर होता है। वो दोस्त का व्यवहार करते हैं आपस में और उनका रखरखाव पूरा हम ध्यान रखते हैं, उनका मेडिकल का और इसका। और ट्रेनिंग तो जैसे हम लोग रोज़ ट्रेनिंग करते हैं ऐसी रोज़ हमारे बीच में अधिकारी ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में लोकप्रिय हो चुके हैं हमारे साथ अधिकारी सामने जो टीम के सदस्य होते हैं वे सारे सदस्य और शहर के सभी संस्थान नागरिकों के साथ हमारे बैठ बच्चे। सबसे पहले मैं आपको अभिनंदन करता हूँ उस पूरी टीम का जिन्होंने वाराणसी का नाम रोशन किया है। देश माना जाता है उस एक कहने से दुनिया के कई देश अपनी चीजें चेंज कर देते हैं, पॉलिसी चेंज कर देते हैं। ऐसे विकसित देश में अचानक एक दिन भूकंप आया और प्लास्टिक पत्तों की तरह कई शहर नाबूद हुए। उनके हाथ में 4 ब्लड के टुकड़े थे केवल इतना बच पाया और बच भी बहुत कम लोग का पाया, अधिकतर लोग तो उस बदले में भी दबे हुए थे। ऐसी परिस्थिति जब किसी देश में भूकंप आ जाए, उसकी अर्थव्यवस्था नैशनल हो जाए और मानवीय संकट आ जाए तो ऐसा देश सामान्यतः दूसरे देशों की तरफ मदद की अपेक्षा से देखता है। भारत एक ऐसा देश हो गया है जो मदद की अपेक्षा के लिए इंतजार नहीं करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिना मदद मांगे खुद अपने से चल के मदद का आश्वासन दिया और मदद मांगने से पूर्व ही उन्होंने यहाँ से हमारे सैनिक भेजने की व्यवस्था की। आज के इस कार्यक्रम में 85 वाराणसी के बहुत ही लोकप्रिय कमिश्नर पधारे भाई रविंद्र जायसवाल जी, मेरी इनसे बात हो रही थी। हम लोग कभी कार्यक्रम में मैंने इनसे कहा तो इनको सुन के बहुत अच्छा। भाई रवि जी पहचान है जो संस्थाएं उनके लोगों ने आपका अभिनंदन करके ऋषि भी अपने को गौरवान्वित महसूस किया। हम सभी आज आपको अपने शहर में स्वागत करके बहुत अभिभूत है। एक देश जब सारी दुनिया आपस में लड़ रही होती है, जमीन के टुकड़े के लिए लोग संघर्ष करते हैं, उस दौर में भी हजारों हजार सालों से अपने संसार को एक परिवार माना और समय समय पर भारत ने सदैव अपने आप को साबित किया। उसी की कड़ी में आपने अभी उस देश की सेवा किया। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां सर्किट हाउस सभागार में समाजवादी पार्टी के
पूर्व विधानसभा परिषद सदस्य राज्यपाल कश्यप का वाराणसी आगमन पर आज मीडिया से बातचीत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती, क्योंकि वो इसके विरोधी है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि जातीय जनगणना करवाए, नहीं तो हम समाजवादी लोग इसका मुंह तोड़ जवाब 2024 लोकसभा चुनाव में देंगे। देखें ये रिपोर्ट। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश स्टेट मीडिया न्यूज। मैं गरीब घर का हूँ तो गरीबों की गणना कराने से कौन सा डर लगता है भाई? देश के प्रधानमंत्री कराए, मुख्यमंत्री कराए, मोदी जी योगी जी से दोनों लोगों से मांग है कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना हो, आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दिया जाए, सम्मान दिया जाए। और संविधान में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था की है, उसके तहत हमको हक अधिकार सब दिए जाए, तभी तरक्की होगी। ये अमृत युग काहे का अमृत युग, जिसमें लोग झोपड़ी में जला दिए जा रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये कौन सा अमृत युग की बात कर रहे हैं? अमृत युग में गंगा साफ नहीं हुई, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आरक्षण में घोटाला हो रहा है, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। ये अमृत युग है, ये अमृत युग नहीं अडानी युग है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। खबर बिहार के कैमूर क्षेत्र से है, जहां हनुमानगंज भरतपुर गांव स्थित मां काली मंदिर पर आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के लिए शुक्रवार की सुबह कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा 6 किलोमीटर निकाली गई। हम आपको बता दें कि बिहार कैमूर क्षेत्र के हनुमानगंज भरतपुर गांव स्थित मां काली मंदिर पर 24 फरवरी से 2 मार्च तक श्रीमद् भागवत यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिस उपलक्ष्य में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कलश यात्रा आज निकाली गई। वहीं कलश यात्रा के साथ ही 7 दिनों तक चलने वाला यज्ञ ज्ञान प्रारंभ हो गया। बैंड गाजे के साथ निकले श्रद्धालु हनुमानगंज भरतपुर से निकलकर मुख्य मार्ग भ्रमण करते हुए धड़मा होते हुए भरतपुर काली मंदिर पर पहुंचे। देखें ये रिपोर्ट। कैमूर बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश स्टेट मीडिया न्यूज। हमारा नाम संतोष कुमार पांडे है। जैसा कि आप बैनर पर देखे हो, व्यवस्थापक के रूप में आप उत्तर पर नाम अंकित है। ये श्रीमद् भागवत यज्ञ महापुराण ग्राम हनुमानगढ़ भरतपुर में आयोजित होने जा रहा है। आज 24 तारीख से लेकर के और 4 तारीख तक यह प्रोग्राम चलेगा, जिसमें आप लोग तमाम देखे होंगे, बाहर भी देखे होंगे, बैनर पोस्टर लगा हुआ है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जन जन तक कर्मों के रूप में, अपने फल के रूप में, या ये कहें कि अंतिम यात्रा की मुक्ति के लिए कार्यक्रम किया जाता है। इसमें हमारे ग्रामवासी पूर्ण सहयोग भी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग भी उपस्थित हैं, सहयोगात्मक। तो इसी उद्देश्य से आयोजित किया गया है और कोई इसका उद्देश्य। कलश यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होगी? ये कलश यात्रा ग्राम भरतपुर, ये हम लोगों का एक सार्वजनिक स्थल है भरतपुर में, दुर्गा पंडाल के नाम से जाता है, जहाँ प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। वहीं से एक कलश यात्रा उठती है और यह कलश यात्रा गणवा होते हुए पुनः भरतपुर के लिए प्रस्थान करेगी, उसी स्थान के लिए। और इसके बाद यज्ञ प्रारंभ होगा और शाम को श्री 108 श्री पीताम्बर जी महाराज इसमें पधारे हुए हैं और जन जन तक के संदेश पहुँचाया गया है। आप लोग उपस्थित होकर के इस भागवत कथा में अपना योगदान दें और अपने पुण्य के भागीदार।